5% दुनिया के बिलियनियर्स सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं मोर देन 50% इस धरती का संतुलन बिगाड़ने में। साफ साफ पूछना चाहता हूँ, कितना टाइम है कि ये अर्थ जो है खत्म हो जाए? एक ऐसा चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा जिसको रोकना संभव हो जाएगा। धरती को बुखार हो चुका है, वो उबाल आने वाला है, क्योंकि हम 2024 में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर चुके हैं। गूगल, चैट जीपीटी, जिस मर्जी से आप एक क्वेश्चन कीजिए, उसका आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल गलत दिशा की तरफ हम दौड़ रहे हैं और प्रकृति हमें सिखाएगी, क्योंकि प्रकृति का तो नियम है, पूरी कायनात, ये पूरी धरती, ये पूरा ब्रह्मांड एक ही है कि जो फिट होगा वो जिंदा रहेगा। किसके पास 10,000 करोड़ है, किसके पास 20,000 करोड़ है, उस हिसाब से वो सर्वाइवल फिटेस्ट देख रहे हैं। बस पैसे हम सर्वाइव करेंगे, धरती का तो नियम है, यहाँ पे जो तगड़ा होगा वो जिएगा। क्या एक्सट्रीम चेंजेस एज अ ह्यूमन रेस हमको देखने को मिल सकते हैं? आदमी भागेगा सड़कों पर, चिल्ला चिल्ला के दौड़ेगा और दौड़ते दौड़ते गिर के मर जाएगा। इट विल बी अ ज़ॉम्बी लैंड। चमड़ी गलने लग जाएगी। कैसे देखेंगे हम अपने बच्चों को हमारे सामने जाते हुए? या और मानव हम आखिरी पीढ़ी हैं ये जो उसके लिए कुछ कर सकते हैं। लगभग 1000 दिन भी नहीं बचे हैं, 992 डेज एट मैक्स। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आरजे मानव, आपका दोस्त, आपका यार, एंड वेलकम टू द आरजे मानव शो सीजन 2 पावर्ड बाय नगाड़ा फिल्म स्टूडियोज। स्टूडियो में अकेला मैं मानव नहीं हूं, एक और मानव मेरे साथ यहाँ पर है। बता दूं उनके बारे में, इनको मैं बड़ा भाई बोलता हूं। मानव मीत सिंह ग्रेवाल मेरे साथ है। वैसे प्रोफेशनली मानव भाई होटलर हैं, लेकिन एक पैशनेट ट्रैवलर हैं, एक्सप्लोरर हैं, और साथ ही साथ ही द फाउंडर ऑफ मित्रा हेल्प फाउंडेशन, देश मित्रा एंड यारों के यार। बहुत मैंने जितनी बार आपसे बातें की हैं, जितनी बार भी हमने अलग अलग टॉपिक से बात करी है, कुछ नई चीज़ें के बारे में पता चला है। और आज मेरा बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मैं इस सीज़न की शुरुआत करूँ, क्योंकि मैं ये टॉपिक जो था इसको कवर करना चाहता था। हालांकि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं सीज़न 1 के बाद सीज़न 2 लाऊं, 3 लाऊं, ऐसा लाऊं, कुछ नहीं। मुझे लगता है थैंक यू करना चाहिए कि इतना अच्छा रहा सीज़न 1, सो मुझे लगता है सीक्वल तो बनता ही था। बिल्कुल बनता था। एंड आज जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं उसके बारे में लोगों ने सुना है, कानों से यहाँ से बात आई, थोड़ी समझी, बाकी निकाल दी। लेकिन उस टॉपिक पर, उस विषय पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है उसके बारे में जितना भी हम अवेयरनेस फैला सकें, आई थिंक दैट्स द नीड ऑफ द आवर। बात कर रहा हूँ मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। माना भाई, पहले तो आपका वेलकम है, टेकिंग योर टाइम। काफ़ी आप रिसर्च कर चुके हैं इसके बारे में, काफ़ी ऑन ग्राउंड आपने प्रैक्टिकलिटीज़ में जाकर देखा है कि ये क्लाइमेट चेंज जो है ये किस चिड़िया का नाम है। पहले तो थोड़ा जानते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, एज ए लेमैन, जो मेरे ऑडियंस है जो देख रही है, इनके बारे में कि ये क्लाइमेट चेंज सुनते तो हैं, बट है क्या क्लाइमेट चेंज, असली में क्या है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब घटनाएं आपके सामने घटती हैं तो उसके लिए आपको कोई सबूत नहीं देना पड़ता। तो बेसिकली ये जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, ये इस वक्त हम सभी के सामने, धरती में जो भी जीव जी रहा है उसके सामने ये प्रत्यक्ष घट रहा है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, राइट। और अगर हम इसको लेमैन की लैंग्वेज में, जैसे आपने कहा कि लोगों को समझाएं, लोगों को कैसे बताएं, तो इसको अगर मोटा मोटा हम समझें तो ये आप ये समझ लीजिए कि धरती को बुखार हो चुका है। राइट। हमारी पृथ्वी को बुखार हो चुका है, हमारी धरती को फीवर हो चुका है। तो बीइंग ए ह्यूमन, जब हमें फीवर होता है तो हम समझ सकते हैं कि क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, हमें कैसा स्वयं को महसूस होता है। तो क्लाइमेट चेंज बेसिकली धरती को फीवर हो गया है, धरती की ऊर्जा बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, एनर्जी बढ़ गई है। और हर साल ये जो बुखार है बढ़ता ही बहुत सही बात की अपने, ये कि लोग शायद समझ जाएंगे भाई जो पृथ्वी है, प्रकृति को भी बुखार हो गया, और बुखार बढ़ती जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, हर साल बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे बुखार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शरीर को तो नुकसान होता ही है। तो इस बुखार के रीजंस क्या है, मेन रीजंस क्या रीजंस रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज पिछले कई सालों में, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत धीरे थी, लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में बहुत फ्रीक्वेंटली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो बुखार बढ़ती जा रहा है? मानव, ये दरअसल बुखार आज से 150 साल पहले शुरुआत हुई थी इस बुखार के बढ़ने की। जब मनुष्य ने इस धरती पर, इस पृथ्वी पर विकास शुरू किया, औद्योगिक, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसको हम कहते हैं, औद्योगिक क्रांति जी। पूरी दुनिया में जब ये हुआ, जब
इंसान टेक्निकली थोड़ा साउंड होने लगा, तो वो धरती के संसाधनों का इस्तेमाल करने लगा। तो जिस साधनों को वो इस्तेमाल करने लगा जलाकर और तमाम माध्यमों से, तो उस वजह से जो पृथ्वी का संतुलन था, जो तापमान, निश्चित तापमान था, वो बढ़ना शुरू हो गया। तो बढ़ते बढ़ते ये बुखार आज इस मुकाम तक पहुंच गया है कि अगर हमने जल्दी इसकी दवा नहीं ली तो इस पृथ्वी से पूरे इंसान की विलुप्ति भी हो सकती है, एक्सटिंक्शन हो सकती है। इंसान इसका वजूद इस धरती से मिट सकता है। सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है इस क्लाइमेट चेंज का? अगर मैं सीधे तौर पे बात करूं आपसे, कुछ घुमा फिरा के नहीं कि भाई यार ये मेन रीजन रहा है, ये जिम्मेदार है, तो कौन? इंसान का स्वार्थ। हम पूरा इंसानी जाति, इंसान का स्वार्थ, इंसान की सेल्फिशनेस। ठीक है, हम इंसान हैं, प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं, उसका इस्तेमाल हमने करना है। हमारा दिमाग बड़ा है, हमें चीज़ें भी चाहिए, हमें फैसिलिटीज़ भी चाहिए, हमें आराम भी चाहिए, हमें हर चीज़ चाहिए। प्रकृति ने हमें हर चीज़ दी है, लेकिन हमारे स्वार्थ के कारण हमने उस प्रकृति के खजाने को एक तरह से लूटना शुरू कर दिया है। हम दोनों हाथों से उसको लूट रहे हैं, हम बर्बाद कर रहे हैं। और ये हमारी लूट खसूट जो आज तक चली आ रही है, इसी वजह से हमारा पृथ्वी को बुखार हो गया है, पृथ्वी बीमार हो गई, पृथ्वी को बीमारी लग गई। ओके, कैसे इसको इसमें इंसानी स्वार्थ, हर एक एंगल से इंसानी स्वार्थ ही आता है। अब मानव, आपको हैरानी होगी ये बात जानकर कि जितना भी टेम्परेचर राइज हुआ है, अगर हम इसमें स्टेप बाय स्टेप अगर चलेंगे तो ज़्यादा लोगों को समझ आएगा कि स्वार्थ इसमें कैसे आता है। हाँ, आई वांट कि ये जो पॉडकास्ट है ये ऐसा टेम्पलेट बन जाए जिसको क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ नहीं पता, बिल्कुल, जिसने बस हल्का फुल्का सुना है, तो आज ये पॉडकास्ट देखने के बाद उनको क्लियर हो जाए कि यार ये रीजंस रहे हैं और मुझे ये करना है, ये नहीं करना, सब कुछ समझ में आ जाए। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। टेक्निकली ये चीज है क्या? तो देखो माना, प्रकृति का संतुलन है, हर चीज एक बैलेंस है, एक निश्चित मात्रा में प्रकृति ने दी है जी। तो उसी, अब इसको वैसे तो बच्चों, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में हमने पढ़ा भी है कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ग्रीन हाउसेज गैसेज क्या होती हैं, लेकिन फिर भी देखिए, सूरज से जो किरणें निकलती हैं वह धरती पर पड़ती हैं, फिर उसके बाद वो जितनी धरती को चाहिए होती है उतनी धरती उसका इस्तेमाल करती है, और उसके बाद बाकी की सूर्य की किरणें वापस ब्रह्मांड में लौट जाती हैं। लेकिन औद्योगिक क्रांति के कारण, जो मैंने अभी बताया, जब ये ऊर्जा को जलाना शुरू किया, वो फॉसिल्स फ्यूल, मतलब पेट्रोल के लिए कोयले का खनन, पॉल्यूशन गाड़ियों द्वारा, वो सब अलग बात है, लेकिन सिर्फ जो हम पॉल्यूशन की बात करते हैं, अगर तापमान वृद्धि की बात करते हैं, ये सब बहुत बड़े रीजंस हैं। इस नंबर ऑफ रीजंस कितने गिनाएंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉज। लेकिन इस वजह से ये जो तापमान बढ़ने लगा, जो ऊर्जा जलने लगी, तो वह जितनी ऊर्जा धरती से बाहर जाती थी पहले जी, वह बाहर जाना, एक दीवार खड़ी हो गई इस पॉल्यूशन की। तो वो जो ऊर्जा बाहर जाती थी वह ट्रैप हो गई, वो कैद हो गई, अब वो बाहर नहीं जा सकती, वो ट्रैप हो गई। तो जब वो ऊर्जा ट्रैप हो गई तो उसकी वजह से धरती का तापमान गर्म होना शुरू हो गया, क्योंकि अब वो तो वापस नहीं जा रही है जितनी जानी चाहिए थी, वो एक जगह रुक गई है, तो उस वजह से गर्माहट शुरू हो गई है। मतलब एक इट्स लाइक अ स्टीम चैम्बर जिसमें आप एग्जैक्टली, आप दरवाजा बंद हो गया और सिर्फ अब आपकी जो हीट है, वो जो धुआं है, जो जिम में होता है, जिम में स्टीम लेते हैं, वो बढ़ता जा रहा है। यस, और इतना बढ़ रहा है कि हमारा कार्बन क्रेडिट जो है हजारों टनों में पहुंच गया है, गीगाज में पहुंच गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है। हम लोगों ने औद्योगिक क्रांति पे बहुत कम पीपीएम से शुरू किया था, 100-150 से शुरू किया था, और अब हम 400-500 तक पहुंच गए हैं एयर क्वालिटी में। तो ये सब वही है। और इसका क्या हुआ है मानव, इसका वही बुखार, तो उस बुखार की वजह से तमाम तरह की जितने भी संतुलन थे वो सब बिगड़ गए।
अब बुखार में क्या होता है, आपको कई बार लगता है किडनी फेलियर ना हो जाए, लिवर में कुछ हो जाए, या ब्रेन में बुखार ना चढ़ जाए, है ना, इस तरह की। तो ऐसे ऐसे ही धरती को भी अलग अलग ऑर्गन्स पे जो उसके बैलेंस क्रिएट किए थे, जो अलग अलग शरीर के हिस्से थे जीवन को संचालित रखने के लिए इस धरती पर, वो सब अब नष्ट होने शुरू हो गए, कोलैप्स होने शुरू हो गए। तो ये बहुत दिक्कत का विषय है। और तुमने कहा कि स्टार्टिंग में कि क्लाइमेट चेंज एक विषय लेकर आए हैं, तो ये मानव ये ऐसा विषय है कि इसमें लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। लोग, अगर आप इनसे लोगों से बात करेंगे आप इस बारे में, तो लोग टॉपिक चेंज कर देंगे, राइट। वो आपको समझेंगे कि ये बेफालतू की बात है। और जबकि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, आप गूगल, आज हर इंसान के पास मोबाइल फ़ोन है, आप गूगल पे सर्च कीजिए कि आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस अर्थ क्या है, तो आपको गूगल, चैट जीपीटी, जिस मर्जी से आप एक क्वेश्चन कीजिए, उसका आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग, राइट, क्लाइमेट चेंज। लेकिन बहुत विडंबना की बात है, विडंबना भी नहीं कह सकते इसको, यह साजिशें हैं। ये साजिशें हैं ह्यूमन रेस के लिए, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए, कुछ स्वार्थी लोगों की। और हम लोग, ज़्यादातर जनता इसका शिकार होती है, शोषण हो रहा है लोगों का प्राकृतिक तौर पे। तो ये सिर्फ उसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हैं। वैसे तो हमारे धर्मों में, हमारे ग्रंथों में प्रकृति को परमात्मा कहा गया है। हर तीज त्योहार, हर चीज़ हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई है, हर चीज़ जुड़ी हुई है भारतीय संस्कृति में, क्या, थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। लेकिन हम अगर श्रद्धा की बात करें तो कितनी की श्रद्धा रखते हैं हम प्रकृति पे, कितनी की श्रद्धा रखते हैं उस परमात्मा पे? नहीं रखते। हमने शोषण किया है अपने निजी स्वार्थ के लिए। ठीक है, विकास ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम एक ह्यूमन रेस हैं, हमें ब्रह्मांड की ऊंचाइयां नापनी है, अभी हर चीज़ खोजनी है, लेकिन धरती को नष्ट करके तो कोई समझदारी नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि लोग इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते। नष्ट किया जाए, उनको पता भी नहीं कि क्या हार्म वो कर चुके हैं और कितना हार्म वो कर रहे हैं, और आगे वाली जो जनरेशन है उसके लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को लगता है कि जो इंसान है बहुत ही रिएक्टिव है। जब तक उस पर खुद नहीं बीतती वो रिएक्ट नहीं करता। बिल्कुल सही बात। मुझे लगता है रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव होना चाहिए इस चीज़ को देखकर। और अब तो खैर बहुत देरी हो चुकी है। अगर मैं पूछूं कि माना भाई कितना टाइम है, मतलब मैं साफ साफ पूछना चाहता हूँ, कितना टाइम है कि ये अर्थ जो है खत्म हो जाएगा? देखो मानव, इसको बेसिक से चलते हैं तो हमारा 2019 या 22 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये पूरे वर्ल्ड के उसमें लोग इकट्ठे हुए थे। तो उन्होंने एक तय तापमान सेट किया था 1.5 डिग्री का, कि इसको हम तापमान को 1.5 डिग्री से बढ़ने नहीं देंगे। सबने डिसाइड किया था, 19 में किया था शायद। तो ये अर्थ का टेम्परेचर, हाँ, जो ये तापमान बढ़ रहा है, जो बुखार बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा था भैया 1.5 डिग्री नहीं बढ़ने देना, हमने इसको रोकना है 1.5 डिग्री पे। माना भाई मैं जानना चाहता हूँ, ये एज अ लेमैन बात करेंगे, जिस टेम्परेचर की आप बात करें, जैसे एक होता है इंसानी टेम्परेचर, नॉर्मल 98.3 इज अ नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर की आप बात करें कि वो 1.5 डिग्री तक नहीं बढ़ा था, वो टेम्परेचर किसकी, लाइक अर्थ की बात करें, जमीन की बात करें, एयर की बात करें, क्या है? नहीं, हम टेम्परेचर धरती के ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। देखो, जैसे मैंने पहले कहा था कि किरणें आती हैं, सूरज की धरती पे पड़ती हैं, फिर कुछ किरणें वापस चली जाती हैं। तो वो एक सिस्टम था जिसकी वजह से धरती का तापमान निश्चित हुआ था, लगभग 15 की डिग्री, 59 फ़ारेनहाइट, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उससे वो किरणें ज़्यादा जाएं बाहर या कम रहें तो धरती के तापमान पे असर पड़ेगा। ठीक है। तो जब वह किरणें उतनी वापस नहीं गई तो धरती का जो 15 डिग्री का तापमान था वो बढ़ने लगा। तो वह उसी के लिए एक पेरिस में एक मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पूरे वर्ल्ड के इसमें लोग आए थे। इन्होंने डिसाइड किया था कि अब हमें धरती का तापमान 1.5 डिग्री यानी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। मतलब 15 का 16.5 से ऊपर जाना चाहिए। हाँ, वैसे इसका धरती का सच कुछ, हाँ, इसको प्री उससे लेते हैं। हाँ,
बिल्कुल। तो उन्होंने ये किया था, तो उन्होंने ये जो 1.5 डिग्री का जो एक डिजिट एक आंकड़ा एक सेट किया था, वो कोई ऐसे ही नहीं किया था। उसके मायने हैं जी। उसके मायने ये हैं कि अगर टेम्परेचर इतना 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ जाएगा, तो तमाम जितने भी हैं नेगेटिव फीडबैक लूप्स चालू हो जाएंगे। मतलब एक ऐसा चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा जिसको रोकना संभव हो जाएगा। ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो जाएंगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट शुरू हो जाएंगे, समुद्रों का जो जल का स्तर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, सी लेवल ओशियंस राइज करेंगे, मतलब पूरा क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है पिछले कुछ सालों में शुरू हो भी चुका है। I'm coming to that point। और ये सब ट्रिगर हो जाएगी चीजें, इनको ये मतलब हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाएंगे, मतलब हम लोग वापस नहीं आ पाएंगे। एक हम घर पे गैस पे पानी का पतीला गर्म करते हैं, ठंडे पानी का उसमें गर्म करते हैं, तो धीरे धीरे वो गर्म होता है, फिर एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है जब वो एकदम उबलने लग जाता है। पहले गर्म होते होते फिर एक सिचुएशन ऐसी आती है जब वो एकदम उबलने लग जाता है और फिर एकदम उबाल आ जाता है। सब नहीं देखा होगा ऐसा। तो धरती के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। 1.5 डिग्री अगर उबल गया ना, तो वो 1.5 के बाद वो उबाल आने वाला सीन हो जाएगा। अभी उस पतीले में जो पानी है वो कितना उबला है? वो उबाल आने वाला है, क्योंकि हम 2024 में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर चुके हैं। इट इज दैट सीरियस। कांड हो चुका है जी हाँ, ऑलरेडी। हमें किसी ने नहीं बताया, हमें किसी ने सचेत नहीं किया, ना ही किसी ने इसके बारे में कदम उठाया। आज कौन बनेगा करोड़पति, बिग बॉस, इस तरह के तमाम IPL, ये कब आ रहे हैं, कब से शुरू हो रहे हैं, ये बच्चे को पता चल जाता है। इतनी इसकी पब्लिसिटी होती है, इतने टीवी में एड्स आते हैं, सोशल मीडिया पे चीजें चलती हैं, बच्चे को पता चल जाता है। और इतनी बड़ी विपदा जिस पे इंसानी जाति का वजूद ही टिका हुआ है, उस बारे में कोई किसी को बताता ही नहीं। ना आपकी सेलिब्रिटीज बताती हैं, ना आपके पॉलिटिशियंस बताते हैं, ना ही इसके बारे में कोई चिंता करता है। वो चिंता इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व है, स्वार्थ इन्वॉल्व है, और ये चीज बहुत गहराई तक चलेगी। साजिश है ये इंसानियत के खिलाफ। इतना ज्यादा फर्क आ गया है कि फिटेस्ट विल सर्वाइव, कि जो फिट होगा वो जिंदा रहेगा। और फिट वो किस वे से देख रहे हैं? सेहत से नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं पैसा। किसके पास 10,000 करोड़ है, किसके पास 20,000 करोड़ है, किसके पास 25,000 करोड़ है, किसी के पास कितने लाखों करोड़ है, उस हिसाब से वो सर्वाइवल फिटेस्ट देख रहे हैं। ह्यूमन रेस की जो टॉप लेयर है वो सर्वाइव कर जाएगी। वो बोल रही है कि हमारे पास पैसा है, हम सर्वाइव करेंगे। धरती का तो नियम है, यहाँ पे जो तगड़ा होगा वो जिएगा। तो अब उन्होंने वो जो हमारा सर्वाइवल लेवल है, एक जो धरती ने, एक परमात्मा ने हमें अधिकार दिया है इस धरती पर जिंदा रहने का, जीवित रहने के लिए जो हर चीज हमें मुफ्त में मिली है, फ्री में मिली है, उसको अब कुछ लोगों ने, कुछ पूंजीपतियों ने हथिया लिया है। वो उसको अपनी जीत समझ रहे हैं कि जो हमारे पास पैसा है तो हम ही जिएंगे। लेकिन वो बेवकूफ ये भूल जाते हैं कि यह पूरी कायनात, ये पूरी धरती, ये पूरा ब्रह्मांड एक ही है, ये एक ही जुड़ा हुआ है। अगर आप एक पेड़ शिमला में काटोगे तो उसका असर अंटार्कटिका में तक में होगा। हम पूरी पृथ्वी जुड़ी, पूरा ब्रह्मांड जुड़ा है। ये लोग नहीं समझ पा रहे इस बात को। तो स्वार्थ है, वही मैं कह रहा हूं, स्वार्थ है। मानो 5% दुनिया के बिलियनियर्स, सबसे बड़े, जिनके पास अथाकूट धन संपदा है, वह जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं मोर देन 50% इस धरती का संतुलन बिगाड़ने में। बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप। फैक्ट है ये, बहुत विडंबना की बात है, लेकिन क्या करें, ये यथार्थ है। सिर्फ वो 5% लोग की वजह से 95% जो और लोग हैं, सिर्फ इंसानों की बात कर रहा हूं, जीव जंतुओं की बात तो अभी की ही नहीं, पेड़ पौधों की बात तो अभी की नहीं, सिर्फ इंसानों की, उनकी विलुप्ति का कारण बन रहे हैं। और हम लोग जो आम 95% लोग हैं, हम पता नहीं किन सुनहरे सपनों में खोए हुए हैं। हम जागते ही नहीं, हम जागरूक ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हमारे लिए जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, इतना बोरिंग टॉपिक कि हम इसके बारे में सुनना ही नहीं चाहते। और जबकि इस पे हमारे बच्चों का भविष्य लगा हुआ है, भविष्य दांव पर है। ठीक है, मान लिया, इंसान है, कर्म करेंगे, पालन पोषण करना है, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, एग्रीड, विकास चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन विकास उस चीज का विनाश करके जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, कहाँ की समझदारी है ये? किस बात का गर्व करते हैं हम इस बात को लेकर कि हमें
इंसान इस धरती के सबसे बुद्धिमान प्राणी है, हमने ब्रह्मांड की बहुत ऊंचाइयां नाप दी है। नहीं, बिल्कुल गलत दिशा की तरफ हम दौड़ रहे हैं और प्रकृति हमें सिखाएगी, क्योंकि प्रकृति का तो नियम है, प्रकृति का तो नियम है और बदलाव प्रकृति का नियम है। लेकिन मानव, जो बदलाव हजार लाखों सालों में आता है वो हम इंसानों की वजह से पिछले 150-200 सालों में आ गया है यार। आजकल के जो हम लोग हैं या जो बच्चे हैं, वो हमारे जो दादाओं के टाइम में टेम्परेचर था उससे 7 गुना ज्यादा टेम्परेचर झेल रहे हैं। जब हम टेम्परेचर हर साल बहुत ज्यादा रैपिड रेट में बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स बढ़ेगा, जब हम उसके बारे में कुछ कर ही नहीं रहे। वो जो वापस किरणें जाती हैं वो तो धरती पे रुक रही हैं रोज। मतलब आप ओवन पे चढ़े हो, वो पतीला हो आप, वो पतीला हो आप चढ़े हो ओवन पे, और आप उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे कि हम उबलने वाले हैं। आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा है। और लोगों की क्लाइमेट चेंज को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर, प्रकृति को लेकर बड़ी अजीब अजीब धारणाएं हैं। जब मैं लोगों से बात करता हूँ, आम लोगों से बात करता हूँ, तो कई तरह के चीज़ें लोग बोलते हैं। जी परमात्मा है, वो देख रहा है, जी वो कर रहा है, कलयुग आ गया है, हम अकेले क्या कर सकते हैं, इस तरह की तमाम बातें करते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की वजह क्या है, ये क्यों है और हमें क्या है, मतलब इसके लिए असली जो रियल नॉलेज है वो कोई नहीं जानता, ना ही कोई लेना चाहता है। जिस दिन मानव आपको असल में पता चल गया कि हम पतीले के अंदर बैठे हैं, वो जो उबल रहा है, तो क्या तुम चुप बैठोगे? नहीं। तुम अपने आसपास अपने साथियों को, अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को बताओगे नहीं कि यार ये सिचुएशन है, हमें इसके बारे में कुछ करना है। अब देखो, बुखार है ना अगर धरती को, तो बुखार दवाई खा के कम किया जा सकता है, टाला जा सकता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो लूप्स हैं, नेगेटिव फीडबैक लूप्स हैं, उसमें फंस चुके हैं। अब इसको सिर्फ टाला जा सकता है। जो आपदा 5-10 साल में आनी, उसको थोड़ा सा टाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन चाहिए, बहुत बड़ा। और ये आसान काम नहीं है। क्या क्या कोशिश कर सकते हैं अगर ह्यूमन रेस, आज जो हमने बात करी, हमें पता है कि आज हम इस सिचुएशन में खड़े हैं, कोशिश करके भी इसको क्या टाला जा सकता है, या डिले किया जा सकता है, या पूरा खत्म किया जा सकता है, वापस हम इसे रिवाइव कर सकते हैं? आज का स्टेटस क्या है और क्या करना है हमने? देखो, हम इसको टाल सकते हैं। आपने देखा होगा जब कोरोना आया था, जब कोई फैक्ट्रीज नहीं चल रही थी, कोई ह्यूमन ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था प्रकृति में, जो कार्बन गैसेज निकल रही थी वो कम हो गई थी, तो हमें कई चीज़ें साफ सुथरी और निखरी दिखाई दे रही थी। राइट। हमें दिल्ली में यमुना साफ हो गई अपने आप, हम हवा साफ हो गई थी, दूर दूर की पहाड़ियां दिख रही थी, हाँ, काफ़ी परिवर्तन आए थे। तो देखो, जब आप कुछ कारगर स्टेप्स उठाओगे, अब इस कारगर स्टेप में भी मुझे बड़ा अफसोस है ये बताते हुए कि अब जैसे आम इंसान सोचता है कारगर स्टेप्स में कि पेड़ लगा लिए, एसी कम चला लिया, गाड़ियों में कम घूम लिए, साइकिल चला ली, इस तरह की जो आम धारणा है वो आम बंदों में है कि ऐसे करके शायद कम हो जाएगा। लेकिन अब ये वो समय नहीं रहा। अब ये जैसे पानी की एक बाल्टी होती है, आप उसमें से पानी मग्गे से निकाल सकते हो, निकाल सकते हो आप मग्गे से पानी, लेकिन आप समंदर में से कैसे निकालोगे मग्गे से? अब वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो चुकी है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी, अब अकेले अकेले कुछ नहीं हो सकता, सच कह रहा हूं मैं, अकेले अकेले कुछ नहीं हो सकता। अब इंसान को, समाज को जागना पड़ेगा इस प्रॉब्लम के बारे में, इस समस्या के बारे में एक दूसरे से बात करनी होगी, अवेयरनेस फैलानी होगी। इसका सिर्फ एकमात्र इलाज है अवेयरनेस। जिस दिन हम सभी अवेयर हो जाएंगे जलवायु परिवर्तन के बारे में, उस दिन इस धरती को हम अपना योगदान देना शुरू कर देंगे। उस दिन हम इस धरती के चरणों में फूल चढ़ाना शुरू कर देंगे। आपने बहुत अच्छी बात की कि शायद जो स्टेप 1 है, टू बी अवेयर, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज की। जी बिल्कुल। और जिनको है वो दे डोंट केयर,
उनको लगता है चलो ठीक है यार, हम तो जी लेंगे, आगे देखी जाएगी आगे क्या होने वाला है। बट शायद उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि बिल्कुल, ये बिल्कुल। उनके साथ ही होने वाला, बहुत जल्दी होने वाला है। यहाँ लोगों जो को प्रलय है बहुत जल्दी ही आने लोगों वाली को है। मैं बताता हूँ आपको, लोगों को बहुत बड़ी अवधारणा है ये कि वो जी पता नहीं कब होगा। ये एक ह्यूमन ब्रेन की एक साइकोलॉजी भी होती है कि जो बहुत दूर की चीज होती है ना, उसको वो टाल देता है। डाल देते हैं। सब आग की आंच आप तक आनी शुरू हो जाए, या तो इंसान तब जागता है कि जब लगा कि ये आंच आ गई, या फिर जब हम ऐसे हैं कि आंच आ रही है, हम फिर भी नहीं जाग रहे, हम उसको सोच रहे हैं कि कहीं और ही ये आग जल रही है। आपके हिसाब से कितना टाइम बाकी है? वो मतलब चलो मैं डूम्सडे कहूं मैं या प्रलय कहूं, या देखो 5 बार तो इस पृथ्वी का इतिहास है जो इंसान को पता है कि 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, सामूहिक विलुप्ति हो चुकी है। यस, तो ये छठा मास एक्सटिंक्शन है, ये स्टार्ट हो चुका है। और एक मानो क्लॉक है, क्लाइमेट क्लॉक, वो साइंटिस्ट ने बनाई है क्लाइमेट को मद्देनजर रखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग को मद्देनजर रखते हुए। उस क्लाइमेट क्लॉक में उल्टी चलती है, वो दिन उल्टे चलते हैं। तो उसमें मुझे वो फिगर ठीक से याद नहीं है, लगभग 1000 दिन भी नहीं बचे हैं, 992 डेज आई गेस। 3 साल एट मैक्स, 3 एट साल। मैक्स 3 साल, एट मैक्स 3 साल। हाँ, तो सामने ही अभी 2024 में आपने क्या क्या देखा? 2024 में आपका 1.5 गया, ग्लेशियर्स पिघले, नदियां उफान पे आई, समुद्र लेवल राइज किया, हवा ने इतने नई नई मार्क्स छुए पॉल्यूटेड होने में। तो इस पिछले साल तो बहुत कुछ लोगों के सामने आई ये चीजें। इनफैक्ट इस साल का मैं कुछ डेटा पढ़ रहा था कि जो शुरुआती जो 4 महीने रहे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये पिछले 100-150 सालों में सबसे ज्यादा गर्म महीने रहे थे। एंड जस्ट उसके आफ्टर जो 5वां महीना था, वो वेटेस्ट महीना रहा है पिछले 150 साल में। तो ये उसी जो एक्सट्रीम चेंज है क्लाइमेट का, हाँ, ये 1.5 डिग्री जो बढ़ा है ना तापमान, उसका नतीजा है। ये वो नेगेटिव फीडबैक लूप्स हैं, ये है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मतलब तुम देख लो, पिछले साल 365 दिन में 312 या 314 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स नोट किए हैं हमारे इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर। तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, मतलब कभी तो जोरदार मॉनसून आ जाएगा, जोरदार आंधी चलेगी, जोरदार तूफान आ जाएंगे, बारिश होगी, एक्सट्रीम बर्फ पड़ेगी। अभी इस एक्सट्रीम वेदर में का इवेंट का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इस बार मॉनसून तिब्बत पहुंच गया। सोचो, हिमालय जो एक दीवार है भारत और चाइना के बीच, लगभग वैसे तो माउंट एवरेस्ट इसमें आता है, अदरवाइज एवरेजन ये 6000-7000 फीट की दीवार है ये। तो ये दीवार पूरे मॉनसून को रोकती है, और इसी वजह से भारतीय संस्कृति पनपी है, क्योंकि उसके बाद सारी नदियां यही हिमालय से ही चलती हैं। तो इस बार जो मॉनसून है वो इस दीवार को भी लांग के तिब्बत के साइड चले गए। तो आप समझ सकते हो कि वो ऊर्जा कितनी बढ़ गई है, वो एनर्जी कितनी बढ़ गई है। एक तूफान अभी पाकिस्तान से चला था, वो तूफान एवरेज 70-80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता था। ओके, इस बार वो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं। अब ये आप न्यूज में देखते हैं कि डूबे हुए हैं। अभी पंजाब भी देखा था आपने, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हाँ, हिमाचल, उत्तराखंड, हाँ। तो ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान की वृद्धि है उसी का इसमें। और ये हर साल बढ़ता जाएगा, हर साल ये बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगा। आप मानो, मुझे नहीं पता कि इंसान किस गहरी नींद में सोया हुआ है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हर एक इंसान पे पड़ेगा। गरीब आदमी सबसे पहले मरेगा। इंडिया की 75% जो आबादी है वो खुले आकाश के नीचे काम करती है यार, उनकी जीविका वही है। अब पंजाब में बाढ़ आई थी, बाढ़ आने के बाद फसलें तबाह हो गई, राइट। पहाड़ों में पानी गिरा, ज्यादा गिरा, तो पानी कहीं तो जाएगा, पहाड़ों से बहता हुआ मैदान में आ गया, पंजाब में आ गया। इस साल हुआ, अगले साल फिर वैसा होगा, फिर वैसा होगा। तो जहां पर वो पानी आ रहा है, तो जो लोग वहां पे रह रहे हैं, जो हजारों लाखों परिवार वहां पे रह रहे हैं, जिनकी आजीविका वहां पे चलती है, तो क्या वो लोग वहां पे रहेंगे? क्या वो वहां पे खेती करेंगे? इतने हजारों लाखों एकड़ खेत तबाह हो गए, तो वो भोजन कहाँ से आएगा, वो खाना कहाँ से आएगा?
जब जब सब तबाह हो जाएगा, जब खाना कम होगा, कीमतें बढ़ेंगी, कहाँ से खाएंगे? वो जो हम बात 5% लोगों की कर रहे हैं, वो तो 10,000 रुपए की अगर एक पानी की बोतल, 20,000 रुपए की अगर एक पानी की बोतल आती है, तो वो लोग खरीद लेंगे यार। उनको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा गरीब आदमी को यार, जिसको नहीं मिलेगा। वैसे ही इतने लोग भूखे हैं यार, इतने लोग कुपोषित हैं ऑलरेडी है। हम भारत को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इस बात का। और गलतियां दूसरों की, गलतियां कोई और करे और शोषित हम लोग, तो इंसान को जागना पड़ेगा। मुझे वाकई में कई बार अगर हम अपने समाज को, सोसाइटी को समझने की कोशिश करें कि भाई इतनी बड़ी समस्या, आपको अवेयरनेस क्यों नहीं है, तो कई बार तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि यार हद हो गई। सब कुछ है, बुद्धि है, आपको ज्ञान है, आसपास घूमते हो, विचरते हो, मोबाइल फोन आप सभी के पास है, फिर भी आप इतनी बड़ी देख रहे हो, उसके बावजूद आप देख भी रहे हो समस्या को, फिर भी आप बात नहीं करते। जब मुझे कुछ लोग मिलते हैं तो उनसे बात करता हूँ, उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप कितनी बार अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, कितनी बार आप जलवायु परिवर्तन के बारे में या क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हो लोगों से? कहते जी हम करते नहीं, कभी हफ्ते में कोई आप जैसा मिल जाता है तो थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा हो जाती है, अदरवाइज हम करते नहीं। या फिर कहीं बादल फट जाए या कहीं कोई कैजुअलिटी हो जाए तो हम माता मना लेते हैं, बस। बाकी क्यों हुआ, किसको रोकना कैसे है? शेयरिंग रील्स, कोई रील दिख गई, एंटरटेनमेंट है, उनको एंटरटेनमेंट, उनके लिए एंटरटेनमेंट है। चलो मनोरंजन भाई ये है। पहाड़ी गिरते हुए दिख रही है, ये रील फॉरवर्ड कर दी। मूर्खता है, कितनी बड़ी मूर्खता है मानव। सोचो यार, हम अपनी बर्बादी को देखकर खुश हो रहे हैं और रील तो हम पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या रीजन है, क्या कारण है, उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। अपने बच्चों के लिए हम स्वार्थी इतने हैं, जो मर्जी करके अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए कितने ही इंतजाम कर देते हैं। ये भी बना लो, वो भी बना लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। लेकिन जो चीज वाकई में ही एक इन बच्चों को चाहिए, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ प्रकृति, उसके बारे में हम बात ही नहीं करते, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। और ऐसा नहीं है मानव, देखो वैसे तो हम लेट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं अपने खुद के एग्जांपल देता हूँ कि जब तक अवेयरनेस नहीं थी, जब तक जागरूक नहीं थे, जब तक इसके बारे में पढ़ा नहीं, जब तक लगा नहीं, तब तक अनजान थे हम भी। हम लग रहा था कि ठीक है, हो रहा है, चल रहा है। लेकिन जब आपको इसके बारे में पता चल गया, जब आप इसके बारे में जानने लग गए, तो आप चुप नहीं बैठ सकते। आपको अवेयरनेस लानी ही पड़ेगी, आपको बोलना ही पड़ेगा लोगों के बारे में यार। इसके बारे में आपको लोगों को बताना ही पड़ेगा। आपने बात की थी भी, हिमाचल की बात करी, उत्तराखंड की बात की, और मैं जानता हूँ आपका बचपन हिमाचल में रहा है। हाँ बिल्कुल, मेरी स्कूलिंग हिमाचल से ही हुई है ना। लेटली आप हिमाचल गए हो भी बीच में? मैं जाता रहता हूँ। तो जो बचपन का हिमाचल जो आपने देखा था और आज का हिमाचल, कितना चेंज दिख गया है, कितना नक्शे में बदलाव हो गया है? क्योंकि हम देखते रहते हैं, इनफैक्ट मैं भी अभी रिसेंटली शिमला जाकर आया था, तो शिमला पर रिज है, रिज पे जाके मुझे बहुत प्राउड फील होता था। वहाँ पे एक बड़ा सा तिरंगा लगा हुआ था, भारत का झंडा लगा हुआ था। अब नहीं है। अरे यस, मैं रिसेंटली गया हूँ, वो झंडा नहीं था वहाँ पर। नहीं, वैसे हो तो होगा नहीं, मे बी ड्यू टू सम रीजन। उसका रीजन था कि मैंने पूछा, हाँ यस यू राइट, कि उस पे नीचे टैंक है, वो हैवी पूरा है। पूरा पार्ट निकल गया था। यस यस, वो बहुत हैवी हो गया था, यू राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तो वो तो चलो ठीक है, आप सॉरी मैंने नोट नहीं किया कि अब नहीं है, लेकिन हालांकि जब तक शायद पॉडकास्ट है, शायद आपको वहाँ पे झंडा लग जाए, लेकिन हाँ, अभी बीच में उसके अलावा जो आपने कहा कि मेरे बचपन में और अब तक कितना फर्क है, तो माना बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। मतलब वो चाहे पर्यावरण में हो या फिर लोगों में हो, समय के साथ बदलाव आता ही है। बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, तो वो कुछ बदलाव अच्छाई के लिए भी हैं और कुछ बदलाव बुराई के लिए भी हैं। लेकिन अगर हम बात पर्यावरण की करें, तो पर्यावरण का तो जितना पहाड़ों में दोहन हुआ है और जितना नुकसान उस दोहन की वजह से पहाड़ों में हो रहा है और आगे चलने वाले टाइम में होगा, उसकी कोई भरपाई नहीं है। देखो ना, हर बार जब भी बारिश होती है, पहले हम बारिश एंजॉय करते थे। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो मुझे पता है कि जब बारिश होती है बड़ी खूबसूरत लगती है, चलो यार बारिश हो रही है, चलो कहीं बाहर निकलते, घूमने निकलते हैं। लेकिन अब जब बारिश होती है तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि हिमाचली हैं, उनसे जब बात होती है वो डर में होते हैं कि भाई हम तो इधर चलो प्लेन्स में हैं, हिमाचल में बारिश हो रही है, कहीं है मेरा घर। बिल्कुल ये डर हर एक हिमाचली, हर एक उत्तराखंडी, हर एक पहाड़ी को है कि वो बस वो
क्लॉक टिक हो रही है। बिल्कुल। और मानव, ये जो हिमालय के साथ जितने भी राज्य लगते हैं ना, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक, भूटान, नेपाल, ये सारा हिमालयन जितना भी बीच का रेंज है, ये एक टिकिंग बॉम्ब ही बन गया है उस 1.5 डिग्री के बढ़ोतरी से। यहाँ पर ये दुनिया का थर्ड पोल है। यहाँ पर वाटर रिजर्वॉयर्स हैं ग्लेशियर्स के रूप में। अब अगर हम इन हिमालय रीजन्स की बात करें, हम इन पहाड़ी राज्यों की बात करें, तो ये तो वाकई ही प्रकृति भरोसे हैं। इन लोगों को तो बहुत जल्दी जागरूक होना होगा, और मेरी मुहिम भी यही है मानव, कि मैं पहाड़ी लोगों को ज़्यादा जागरूक करूं, क्योंकि इनके पहाड़ों पे लोगों को सबसे पहले जागरूक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको ज़्यादा खतरा है, वो ज़्यादा डेंजर जोन में है। फ्रंट लाइन पे वो है, फ्रंट लाइन पे वो बिल्कुल सामने खड़े हैं। क्योंकि जो जहाँ ये राज्यों के पहाड़ हैं, हिमालय अभी एक न्यू बॉर्न बेबी है। ये नए नए पहाड़ है, ये अभी भी बढ़ रहा है। ये मतलब 4 mm की उस स्पीड से ये बढ़ रहा है। ये छोटा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, ये अभी पूरी तरह एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हुई हैं, गुथी नहीं है पूरी तरह। लेकिन अगर हम इस नव निर्मित पहाड़ पे अप्राकृतिक रूप से चीज़ें करेंगे, यहाँ पर सुरंगों के टनल्स के नाम पर डायनामाइट्स फोड़ेंगे, सड़कों को चौड़ी करने के नाम पे बड़ी बड़ी मशीन्स पहाड़ों की छाती पर दौड़ा देंगे, पानी के फ्लो को रोक कर हम वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर देंगे, हाँ, पूरा ग्रीनरी, अलग अलग चीज़ों के नाम पर हम पेड़ काट देंगे। तो सोचो आप कि हम कर क्या रहे हैं। तो उसका नतीजा सामने ही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए पहाड़ी लोगों को ज़्यादातर सोचना होगा कि अब हम ऐसे काम ना करें, ऐसी चीज़ें ना करें जिससे हम एटलीस्ट उस जगह को जहाँ पे हम रहते हैं, पहाड़ों में बहुत खूबसूरत होते हैं माना पहाड़, प्रकृति खिलती है पहाड़ों पे, पहाड़ों की एक अपनी गरिमा है, पहाड़ों का अपना एक इम्पैक्ट है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप चंडीगढ़ से मनाली 4 घंटे में पहुंच के क्या कर लेंगे? क्या करेंगे आप? आपने वो जल्दबाजी के कारण आपने जो पहाड़ों की दुर्दशा कर दी, उसकी भरपाई नहीं है। आप 6 घंटे में पहुंच जाते, कोई दिक्कत नहीं है। आप चीजें करो, लेकिन उसको एक ढंग से करो। एक चीज होती है हमारा अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट है। मैं इंसान के स्वार्थ की बात बताने लगा हूं आपको। अर्थ शूट होता है, ओवरशूट होता है। उसमें क्या है कि जिस तरह हमें बचपन में पॉकेट मनी मिलती थी घर वालों से, कि भैया तुम्हारी पॉकेट मनी है, तुम इसको महीने में, हफ्ते में, जब भी का तुम्हारा टाइम है, तुमने खत्म करनी है। तो हम किस तरह करते, पूरा महीना चलाते थे। या किसी को कोई तनख्वाह मिलती है, वो पूरा महीना चलाता है उस तनख्वाह में, उस सैलरी में। तो ऐसे ही धरती ने भी हमें एक पॉकेट मनी दी है अपने संसाधनों को इस्तेमाल करने के लिए। 1 साल में आपको मैं इतने संसाधन दूंगी और आपको इतने संसाधन इस्तेमाल करने हैं, ताकि अगले साल तक फिर वो संसाधन तैयार हो जाए, आप उनको फिर इस्तेमाल करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको 12 महीने की पॉकेट मनी को 3-4 महीने में ही खर्च कर देते हैं, और उसके बाद हम कर्जा लेकर करते हैं प्रकृति से, और ले लेते हैं, वो कर्जा लेते। तो आज हाल ये हो गया है कि 1.5 डिग्री हो गया है और शुरू हो गया है काम। और तरस पता किस पे आता है मानव? इन सब में गलती तो इंसान की, स्वार्थ की। तरस पता किस पे आता है? तरस आता है पक्षियों पे, जानवरों पे, कीड़ों पे, और जो हमारे इस धरती में जो सहचर हैं, जो हमारे साथ इस धरती पर सांस लेते हैं, जो इस धरती पर विचरते हैं, उन पे तरस आता है। उनका क्या कसूर है? क्या कसूर था उनका? किस वजह से उन्होंने एवोल्यूशन में, कहाँ से वो शुरू हुई उनकी प्रजाति, और एवोल्यूशन का दौर गुजरते गुजरते एक सर्टन चीज़ पर आकर टिक गई और इस धरती पर विचरने लग गई। और हम इंसानों की वजह से हमने वो चीज़ें ही ख़त्म कर दी जो उनको जीने के लिए चाहिए थी, और वो विलुप्त हो गई। मतलब अब वो इस धरती पर कभी नहीं आएंगी। और हमारे स्वार्थ इतना बड़ा है मानव कि रोज़ लगभग 100 से लेकर 150 प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। हमें तो ये अभी हम बात कर रहे हैं ना कि विलुप्त हो गई प्रजातियां, लेकिन वो विलुप्ति जो हो रही है वो शुरुआत है उस विलुप्ति की जिसका अंत हम इंसान हैं।
human race should be ashamed for this. यस, शर्म आनी चाहिए हम इंसानों को कि हमने प्रकृति के साथ और जो हमारे सहचर थे, प्रकृति ने, परमात्मा ने जो हमें साथ रहने के लिए जीव दिए थे, और वो जीव जो हमारे अपने जीने के लिए भी उपयोगी हैं। प्रकृति कनेक्टेड है ना यार, पूरी कनेक्टेड है, तो एक वेब है, हर चीज़ जुड़ी हुई है। अगर एक चीज़ विलुप्त होती है तो हमारी जीवन पे संकट आ जाता है, लेकिन हम ये समझे ही नहीं। लेकिन मेन बात यही है मानव कि इसमें एक बहुत बड़ी क्रांति चाहिए, इसमें बहुत बड़ी एक इंटरनल चेंज चाहिए हर इंसान के भीतर। मानव भाई, अगर बात करते हैं हम जब भी क्लाइमेट चेंज की, सबसे पहले जहन में जो पिक्चर आती है वो आती है कि कहीं दूर एक ग्लेशियर है जो पिघल रहा है, आइसबर्ग्स पिघल रहे हैं। जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट, अगर मैं बात करूँ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया पे डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या आने वाला है या क्या इम्पैक्ट आ रहा है? देखो माना, बिल्कुल जहन में ग्लेशियर्स की बात आती है और कोई ऐसा लगता है कि कोई पोलर बियर कहीं दूर मर रहा है। लेकिन अब ये सिर्फ पोलर बियर तक नहीं, ये बात हम तक, हमारे दरवाजे तक आ चुकी है। तो हमने पूछा डायरेक्ट इम्पैक्ट। देखो ग्लेशियर्स ना थ्रू आउट वर्ल्ड हमें सबसे पहले तो 68% का जो स्वच्छ पानी है ना वो देते हैं पीने के लिए ग्लेशियर्स। तो अगर हम ये बहुत, इसके अलावा इनका एक और काम रहता है कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि जो सूर्य की किरणें धरती पर गिरती हैं जी, और फिर वो वापस जाती हैं जी, वह किरणें ग्लेशियर से रिफ्लेक्ट होके वापस जाती हैं, बाउंस बैक होती हैं। राइट। हाँ, ग्लेशियर से एक वाइट चादर उस लाइट को वापस बाउंस बैक करता है। लेकिन अब जब ग्लेशियर्स इतनी स्पीड से पिघल रहे हैं, बहुत स्पीड हो गई ग्लेशियर्स के पिघलने की, इतनी स्पीड से पिघल रहे हैं, तो वो जो जहां पर कभी वाइट चादर हुआ करती थी अब वहां पर मिट्टी आ गई है, रॉक्स आ गई हैं। तो अब वो रॉक्स उस रोशनी को वापस नहीं भेज रही, रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, अब वो उसको अब्सॉर्ब कर रही है। उससे क्या है, उससे और तापमान ज्यादा वृद्धि हो रहा है। वही नेगेटिव फीडबैक लूप्स, ये वन ऑफ द लूप्स है। अब हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो हमारे पास ग्लेशियर्स है दैट इज हिमालय, इसको थर्ड पोल भी बोलते हैं, काफी बड़ा है। हिंदू कुश, माउंट एवरेस्ट, हिमालय पूरा फैला हुआ है हिमाचल तक। हमारे जो भारतीय संस्कृति है वह हिमालय पे ही डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पर सभ्यता पनपी है ना तो उसमें हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन चूंकि अब चीज़ें बदल रही हैं तो हिमालय की अगर हम बात करें तो अगर तापमान में 1.5 डिग्री की जो ये वृद्धि हुई है, उसी वृद्धि के कारण 46% ऑफ द ग्लेशियर्स मेल्ट हो चुके हैं, 46 पीछे हो गए हैं वो। अच्छा। हमारे जो गंगोत्री ग्लेशियर ले लो, पिंडारा ले लो और जीमू ग्लेशियर ले लो, ये सब पीछे हो गए हैं, 1.5-2 किलोमीटर पीछे चले गए हैं, ये पिघल गए हैं। ये मायने रखती है बात, ये सब पीछे हो गए हैं। और इनके पिघलने के साथ क्या दिक्कत आती है माना कि नदियों में बहुत पानी आता है। मतलब आप एक रेफ्रिजरेटर को डिफ्रोस्ट कर दो, क्या होता है, पानी आता है। Right. नदियों में जो पानी आता है और बाढ़ें आती हैं, उसके बाद फिर सूखा आता है। जब आपका ग्लेशियर ही पिघल जाएगा उससे पानी कैसे आएगा फिर? वेनेजुएला फर्स्ट कंट्री है जिनके पास अब कोई ग्लेशियर नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है, वर्ल्ड वाइड स्टार्ट हो चुका है। पर हम बात हिमालय की अगर कर रहे हैं तो पूरे के पूरे क्लाइमेट पैटर्न पे इसका असर पड़ता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट और सीरियस जो चेतावनी है, जो खतरा है, वो ये है कि जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, कई लाखों हजारों सालों से ये सोए पड़े हैं ग्लेशियर्स, और जब ये पिघल रहे हैं, जैसे जैसे पीछे हट रहे हैं, धरती पनप रही है, तो उसमें फॉसिल्स भी होते हैं। राइट। और फॉसिल्स में कई सोए हुए वायरसेस भी हैं। वो वायरसेस जब वो बर्फ पीछे हट जाएगी तो वो वायरसेस संपर्क में आ जाएंगे, और जब वो संपर्क में आ जाएंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और खुदा न खासा, भगवान ना करे, अगर वो इंसान के संपर्क में आ गए, जूनोटिक वायरसेस कहते हैं इन्हें, जूनोटिक, अगर ये जूनोटिक वायरसेस इंसान के संपर्क में आ गए तो इतना भयावह दृश्य होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसका इलाज भी हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं। अभी एक कोरोना ने ही हमारी बेबस कर दिया था, हम इंसान को घर के बाहर निकलने पे पाबंदी लग गई थी, मजबूर हो गए थे, हम कैदी बन गए थे, जेल में चले गए थे।
तो ये बहुत बड़े खतरे हैं। और सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि अगर ग्लेशियर्स इसी स्पीड से पिघलते रहे तो जितनी भी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और जितनी ही नदियों की वजह से इंसान फल फूल रहा है वो खत्म हो जाएगा। ओके, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नदियाँ जीवन देती है। पानी, आपके खेतों में पानी सींचने के लिए, आपको पीने के लिए, आपको पानी एक एलिमेंट है, एक पवित्र चीज़ है। हमने नदियाँ पहले ही प्रदूषित कर दी हैं, नदी नाले वैसे ही ख़त्म कर दिए हैं, जो पुराने रिसोर्सेज होते थे वो ख़त्म हो गए हैं। पानी इतना धरती के नीचे चले गया है, अगर धरती में जो पानी है तो वो इतना जहरीला हो गया है कि वो पीने लायक ही नहीं है। तो अगर ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो इंसानी वजूद भी पिघलेगा, इंसानी वजूद भी जाएगा। ओके। माना भाई, आपने एक वर्ल्ड क्लॉक, एक टेम्परेचर क्लॉक के बारे में आपने जिक्र किया, क्लाइमेट क्लॉक के बारे में आपने एक जिक्र किया था। तकरीबन 1000 दिन आपने बताए थे। हाँ। और काउंटडाउन चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहा है। 1000 से 999 फिर ऐसे बिल्कुल चल रहा है। इतने कुछ दिन बचे हैं। हाँ। और मैं जब स्ट्राइक करता हूँ सोचता हूँ कि तो ये 3-3.5 साल के आसपास की बात है बस। बिल्कुल इससे इतना ही ऊपर- रहेगा, इतना ही रहेगा। इससे ऊपर है भी नहीं मेरे ख्याल से 3 साल के ऊपर। 3-4 साल। क्या एक्सट्रीम चेंजेस एज अ ह्यूमन रेस हमको देखने को मिल सकते हैं? वो दर्दनाक मुझे लगता है जो बिल्कुल तुम्हारी बात सच्चाई बिल्कुल जो सही है। है। बिल्कुल सच्चाई बहुत भयंकर है, बहुत भयानक सच्चाई है। ये सच्चाई ऐसी है मानव कि इंसान की जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी। जिस तरह का जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, जिस तरह की जिंदगी हम अभी जी रहे हैं, उसके बिल्कुल उलट हो जाएगा। ये नौबत आ जाएगी कि इंसान इंसान के ही खून का प्यासा हो जाएगा। अब एक सिचुएशन की कल्पना करते हैं, तापमान 55 डिग्री या 60 डिग्री हो चुका है, गर्मी 60 डिग्री 55 डिग्री 65 डिग्री हो चुकी है। टेम्परेचर में, उस तापमान में, जहां आपका घर से बाहर निकलना दुर्लभ है, जहां पे आपकी गाड़ियों के टायर मेल्ट हो गए हैं, जहां आपके एसी काम करना बंद कर गए हैं, जहां पर पानी सूख गया है, जहां पर फसल के नाम पर या प्रकृति फूलों के नाम पर या फसल के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं उग रहा है, तो हमें भोजन की समस्या, पानी की तड़प, और उसके अलावा एक थ्योरी होती है वेट बल्ब थ्योरी। वो थ्योरी ये होती है कि अगर प्रेसिपिटेशन, मॉइस्चर 100 डिग्री से ऊपर हो जाता है, 100% से ज़्यादा हो जाता है, सॉरी 100 डिग्री 100% से ज़्यादा हो जाता है, तो देखो हमारी बॉडी का एक फिनोमिना है। हमारी बॉडी जब गर्म होती है तो पसीना निकलता है, पसीने से हमारी बॉडी ठंडी होती है। लेकिन जब ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो वो पसीना निकलना बंद हो जाता है, हमारा शरीर ड्राई हो जाता है। और जब हमारा शरीर ड्राई हो जाता है तो हमारे जो धीरे धीरे करके हमारे ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाते हैं। आदमी भागेगा सड़कों पर, चिल्ला चिल्ला के दौड़ेगा और दौड़ते दौड़ते गिर के मर जाएगा। इट विल बी अ ज़ॉम्बी लैंड। इट विल बी अ ज़ॉम्बी लैंड। और ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी ड्रास्टिक इतने, क्योंकि क्या करोगे आप, 60 डिग्री तापमान है यार, जस्ट इमेजिन। जब आपके एसी काम नहीं करेंगे, जब आपकी चीजें काम नहीं करेंगी तो क्या करोगे? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 45 डिग्री टेम्परेचर नहीं सहा जाता, 60 डिग्री, 15 of 15 course। डिग्री। और हमारा शरीर इस टेम्परेचर के लिए बना भी नहीं है, चमड़ी गलने लग जाएगी। कैसे देखेंगे हम अपने बच्चों को हमारे सामने जाते हुए, या क्या कैसे सहेंगे हम इतनी बड़ी पीड़ा यार? आई थिंक आने वाली जो पीढ़ी है वो गालियां देगी हमें। गालियां देंगी, हमारे जूतों की माला चढ़ाएगी हमारी फोटो पे कि तुम, और मानव हम आखिरी पीढ़ी हैं ये जो उसके लिए कुछ कर सकते हैं। मेरी गुजारिश है हम जैसे जो हम जागरूक लोगों से, जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं इस प्रकृति के लिए, इस प्रकृति को अपना श्रद्धा देना चाहते हैं, वो आगे बढ़ें, लोगों से बात करें इस बारे में, इस समस्या को जाने पहचाने, एटलीस्ट रोज 3 लोगों को अवेयर करें इस बारे में, लोगों को बताएं कि समस्या क्या है, क्योंकि ये अकेले कुछ भी नहीं होगा। इसमें बहुत बड़े परिवर्तन चाहिए, और बहुत बड़े परिवर्तन तभी आएंगे जब हम सब एक होंगे, हम यूनाइट होंगे। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, हमें जितने भी और झुंझुने पकड़ाए हैं उन झुंझुनों को साइड करके हमें समझना पड़ेगा कि समस्या क्या है, इसमें दिक्कत क्या है। क्योंकि बहुत भयावह दृश्य होगा मानव। आप एक और कल्पना कीजिए, आप जैसे एक जगह पे जब 60 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो लोग वहां से पलायन करेंगे, क्लाइमेट इमिग्रेशन होगी, माइग्रेशन होगी। जहां पर आप 1.5 लाख 2 लाख लाखों की संख्या में जब लोग पलायन करेंगे, किसी नई जगह पे जाएंगे, वहां पे भी तो लोग होंगे, वो उनका स्वागत करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भी संसाधन सीमित हैं। अगला वॉर पानी के उनकी चीज रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, तो वो लड़ेंगे आपस में। राइट।
वो चाहेंगे कि हम उस जगह पे, तो बहुत अराजकता फैलेगी। और अगर हम सोचें गवर्नमेंट हैंडल कर लेंगी, गवर्नमेंट कर लेंगी, नहीं, कोई गवर्नमेंट, सब कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम। कोई जवाबदेही किसी, इसीलिए तो ये लोग बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं हर रोज टीवी पे, मीडिया पे या किसी चैनल पे रोज ये ऐड आती है? रोज क्यों नहीं तापमान बताते हैं धरती का? रोज क्यों नहीं बताते हैं कि आज इतना कार्बन बढ़ गया? रोज क्यों नहीं बताते हैं कि आज इतना पॉल्यूशन बढ़ गया? रोज क्यों नहीं बताते हैं कि आज इतनी नदियां प्रदूषित हो गई? इनमें स्वार्थ है, इनमें स्वार्थ है उन लोगों के जो लोग इंसानियत के दुश्मन है, प्रकृति के दुश्मन है। यार सोचो, तुम पैसा क्या कर लोगे यार? किस बात का पैसा? बात वही आ जाती है मानव, जो इन लोगों की अब धारणा बन चुकी है कि मेरे पास 10,000 15,000 करोड़ रुपया है, मैं तो आराम से जी लूंगा। और प्लानिंग शुरू भी हो चुकी है इन लोगों ने। देखो, बेवकूफ तो ये लोग हैं नहीं, इन्हें पूरे फैक्ट्स पता है, पूरे फिगर्स पता है। इन जितने भी रिसर्चर्स हैं, इनके साइंटिस्ट हैं, सब ने इनको फैक्ट क्लियर कर दिया, क्लियर क्रिस्टल पिक्चर इनके सामने है कि जी इतने टाइम बाद धरती का ये हाल होगा, इंसान के लिए जीना मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो इन लोगों ने तो अपने प्रबंध किए हुए हैं, ऑलरेडी किए हुए हैं। मरेगा कौन? गरीब आदमी यार, जिसके पास संसाधन ही नहीं है। 800 करोड़ लोग हैं हम इस धरती पर। आपने बात की, टॉप जो 5% के जो लोग हैं हम्म। वो सरवाइव कर जाएंगे, उनके पास साधन है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बचे हुए 95% लोग हैं, अगर वो मिलकर कुछ चेंज लाने की हिम्मत करें कि चलो आज से हम ये चीजें छोड़ देते हैं, ये चीज नहीं करनी, क्या कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन क्या है? उन 95% लोगों के पास क्या सॉल्यूशन है, क्या कर सकते हैं? ये चीज डिले कर सकते हैं। ये जो टेम्परेचर क्लॉक है जो डूम डे तक जा रही है, 1000 दिन को बढ़ाकर हम 100 साल, आई डोंट नो, मैं तो चाहूंगा 1000 साल। बिल्कुल पर कब तक इसको टाल सकते हैं, कैसे टाल सकते हैं? देखो मानव, ऐसा है कि फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ कि ये अकेले के बस का नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन चाहिए। क्योंकि ये जड़ें, ये स्वार्थ की जड़ें इतनी ज्यादा गहरी हैं कि ये ऐसे नहीं कटेंगी। वो लोग इस तरह से एकदम ऐसे नहीं कटेंगे। इसके लिए हर एक इंसान को जागरूक होना पड़ेगा प्रकृति के प्रति, उसको समझना, इस समस्या को वाकई में ही समस्या लेना पड़ेगा, इसकी खतरे की गंभीरता को पहचानना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं मानव, सबसे बड़ी चीज तो पॉपुलेशन है। एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार, एक रिसर्च पेपर है बेसिकली, उस रिसर्च पेपर के अनुसार अगर हम एक बच्चा कम करें तो हम 56% कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं। 56%। और अगर हम ये गाड़ियां चलानी बंद कर दें, एसी चलाना बंद कर दें, तो सिर्फ हम 1.2 के करीब या 1.4 के करीब इसको कम कर सकते हैं। तो ये तो छोटी छोटी चीजें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समस्या है पॉपुलेशन। सीधा 56% का घाटा है अगर एक बच्चा कम है। That's the only ray of hope, I guess. बिल्कुल, दैट्स द ओनली रे ऑफ होप। इसके बाद मांसाहार, नॉन वेजिटेरियन, अगर हम मांसाहार छोड़ दें तो हम एक लगभग 20-25% इसको एमिशन को कम कर देंगे। क्योंकि मांसाहार एक बहुत बड़ा कारण है इस ग्लोबल वार्मिंग का। ये जो हम बात कर रहे थे डिफॉरेस्टेशन की, या मीथेन उत्सर्जन की, या वेस्टेज ऑफ वाटर की, इसके पीछे मांसाहार का बहुत बड़ा रोल है। मानव, सिर्फ 4% जंगली जानवर रह गए हैं। क्या नाश कर दिया ना हम ह्यूमंस ने पूरे। इतनी खूबसूरत पृथ्वी का, इतनी सुंदर पृथ्वी का जो एक वरदान दी थी, हजारों लाखों सालों में बनी थी ये जीवन योग्य। अब जैसे जैसे फैक्ट्स और डेटास मुझे शेयर करें, सर शर्म आ रही है मुझे। वैसे क्योंकि मुझे लगता है मैंने भी ये चीज़ पढ़ी है 8th क्लास में, 9th क्लास में, 7th क्लास में, ग्रीन हाउस इफेक्ट सबके बारे में पढ़ा है। ऐसी बात नहीं कि क्लाइमेट चेंज है ये किसी को पता नहीं, पर हमने शायद कभी कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल सही, मुझे अफसोस होता है। बिल्कुल सही बात है, हमने कुछ आई फील किया गिल्टी नहीं। अबाउट दिस। वो इसलिए क्योंकि हमें इस समस्या का ज्ञान नहीं था, हमें इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी, हमें इसके बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब चूंकि जानबे बनाई है, अब चूंकि पता लग गया है, तो मैंने तो ठाना है मानव, मैं तो चुप नहीं रहूंगा, मैं तो बोलूंगा इसके बारे में। ठीक है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत असंभव सा भी कई बार लगता है जब आप लोगों का रवैया देखते हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि मुझे पता है ये कितनी गंभीर समस्या है। और दूसरी बात ये कि एटलीस्ट मैं नहीं चाहता कि कल को जब मेरी आंखों के सामने या मेरे जाने के बाद पृथ्वी पर जो इंसानियत का हाल होगा, उसके लिए मैं कभी गुनहगार हूँ। एक ना मुझे कहानी याद आई है आपकी इसी बात पर। एक बार एक जंगल में ना आग लग जाती है, तो सभी जानवर भाग रहे होते हैं, बंदर, हाथी, चीते सब भाग रहे होते हैं।
वहां पर एक ना चिड़िया होती है, वो चिड़िया जाती है समुद्र के पास, जाके अपनी चोंच गीली करती है और उड़ते हुए जाकर वापस एक बूंद जो बचती है उस चोंच में, वो जाके उस आग है उस पर डाल देती है। जी ऐसे वो करती रहती जी। करती रहती है। सारे जानवर भाग रहे होते हैं, जी। बाकी सारे जानवर बोलते हैं चिड़िया तू पागल है, कर क्या रही है, तेरे को लगता है इससे आग बुझ जाएगी? बोलती मुझे पता है इससे आग बुझे ना बुझे, पर मैं चाहती हूँ जब इतिहास याद करे तो मेरा नाम उन जानवरों में ना आए कि जब आग लग रही थी तो ये पीठ दिखा के भाग बहुत गए। इंटरेस्टिंग स्टोरी, बिल्कुल मेरा सही नाम बात है। उस जीव पर आए हाँ, जिसने मरते दम तक कोशिश करी उस आग को बुझाने के लिए। देखो कोशिश करना इंसान का फर्ज है, और मानव ये कोशिश सिर्फ, मैं नहीं कहता कि सारे के सारे लोग जागरूक हो जाओ, अगर 10% लोग भी जागरूक हो जाए ना तो भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इसमें जागरूकता बाहरी नहीं चाहिए, इसमें जागरूकता आंतरिक चाहिए, इनर जागरूकता चाहिए। एक आपको आध्यात्मिक जागरूकता चाहिए, आपको एक श्रद्धा चाहिए प्रकृति की तरफ। जिस दिन आपके मन में प्रकृति के लिए श्रद्धा आ जाएगी मानव, उस दिन ऑटोमेटिकली आपके सारे स्वार्थ गिर जाएंगे। ऐसा मुश्किल सोल्यूशन नहीं है, एक सात्विक लाइफ जियो। आप नॉनवेज छोड़ दो। पहले आपने बहुत अच्छी बात की, नॉनवेज वैसे भी एथिकल नहीं है। मैं खुद पहले नॉनवेज खाता था, फिर जब समझ में आया कि क्या क्रुएल्टी कर रहे हैं हम, इट मीन लाइक 10 years मैंने नॉनवेज नहीं खाया एंड आई एम हैप्पी। दूसरी बात, जितनी आप वॉक कर सकते हो, जहाँ पर ज़रूरत नहीं, आप गाड़ियाँ जितना कम यूज़ करो, जितना कम, ये तो हमारे हाथ में ही है ना। ये बिल्कुल वही बात कह रहा हूँ, जिस दिन आपको प्रकृति के प्रति श्रद्धा आ जाएगी उस दिन आपको खुद ही आप ऐसे काम नहीं करेंगे। लेकिन मानव ये जो गाड़ियों वाली बातें, ये पुरानी बातें हैं, आप कुछ नहीं हो सकता, अब मग्गे से बाल्टी में से पानी नहीं निकलेगा। अब आपको जागरूक होना पड़ेगा, अब आपको एकजुट होना पड़ेगा यार। ये तभी हम बात करते हैं ज़ेन-ज़ी आंदोलन हो गया था, नेपाल में सत्ता पलट हो गया था, श्रीलंका बांग्लादेश में हो गया था, है ना, ये सब बातें चल रही हैं। तो ये जो ज़ेन-ज़ीज़ हैं इन्हें भी सोचना पड़ेगा। इन सब बातों से इम्पोर्टेंट ये बात है जो उनके सामने चुनौती है, इतनी बड़ी चुनौती। ज़ेन-ज़ीज़ को रील्स से और इन सब चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। राइट, दिस इज़ नॉट कूल, क्योंकि इन लोगों, देखो इन लोगों का जो आगे भविष्य है, इन लोगों को मैनेज करना है प्रकृति को आगे, तो इनको अवेयरनेस लानी पड़ेगी, इनको जागना पड़ेगा। जो हमारी पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी को सोचना ये पड़ेगा कि हम इस पीढ़ी, भावी पीढ़ी को यह संस्कार देके जाएं कि प्रकृति की देखभाल करनी है, ना कि ये कि जो अभी तक हम करते आए। अगर हम ये संस्कार भावी पीढ़ी को नहीं दे पाए, या भावी पीढ़ी अभी इसको नहीं समझी, तो क्लॉक तो टिक कर रही है, क्लॉक तो चल ही रही है, Sticking. इट्स टिकिंग। और दूसरी बात, प्रकृति को कोई असर नहीं पड़ता, प्रकृति का तो काम बदलाव है। इन हरकतों से फर्क सिर्फ इंसान को ही मैं कभी पड़ेगा। भी सोचता हूँ जो प्रलय भी है ना, वो कुछ दिनों की, महीनों की नहीं होगी, वो कुछ चंद सेकंड्स की होगी। एक करवट ही बदलेगी पर पृथ्वी, और जो तालमेल है, जो बैलेंस है, बना देगी। हाँ, अमूमन तो ऐसा ही है, और वो जो लेकिन करवट होगा, जो वो शेक होगा, हाँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा मानव। ये जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये तिल तिल कर मरेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एकदम, ये तिल तिल कर मरेंगे। शायद इंसान को तभी ये सोचने में दिक्कत है, तभी कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि कोई और मरा, मेरा क्या स्वार्थ, सानू की मेरा क्या। लेकिन ये बहुत बड़ी उसकी गलतफहमी है कि ये पड़ोसी की ओनली नेबर्स डाई। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है यार। अगर वो उसको फर्क पड़ा तो कल तुम्हें भी पड़ेगा, तुम्हें भी पड़ ही चुका है। जब उसको पड़ा है तुम्हें भी पड़ ही चुका है, तुम्हें महसूस नहीं हो रहा, अदरवाइज तुम सेम ही चक्की में पिस रहे हो। देयर सवेयर यू हैव टू फेस द रियलिटी। ऑफ कोर्स पिसोगे ही पिसोगे। और आदमी को खुद ही आत्मचिंतन करना पड़ेगा, खुद ही सोचना पड़ेगा इस बारे में। कोई अवतार नहीं आएगा, कोई भगवान का सेवियर नहीं आएगा। वो कहता है ना कल की अवतार आएगा, तो मुझे लगता है कल की अवतार को इस तरह से लेना चाहिए कि हम खुद ही कल की हैं, हमें ही बदलाव लाना है, हमें खुद ही कल की बनना पड़ेगा। वो कोई और नहीं है, खुद ही कल की बनना पड़ेगा। इस बड़े जो राक्षस हमने खड़ा कर दिया है प्रकृति के समक्ष, इस राक्षस को खत्म करने के लिए। नहीं तो ये राक्षस, हमारे द्वारा ही निर्मित राक्षस, हमें ही निगल रहा है, हमें ही निगल जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं? राक्षस के सामने हम आंखें मूंद करके बैठे हैं। आंखें खोलो यार, उसकी खतरे को भांपो, उसको देखो और फिर कुछ करो ताकि उससे बचा जा सके।
बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत ही सही एग्जांपल्स के साथ आपने ये आई एम श्योर ये जो पूरा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज का ये एज अ लेमैन जो ज्ञान दिया है आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा और इसके लिए अब वो ज़रूर कुछ करेंगे। मैं थोड़ा बहुत जो करता था अब जब डेटा समझे हैं आपसे मेरे को लगता है कि अभी हम कुछ नहीं कर रहे, बहुत कुछ और कर सकते हैं। छोटी छोटी कोशिश ये है जो मेरे को लगता है एक चेंज की तरफ हमें लेकर जाएगा। एंड आपका जो मित्रा फाउंडेशन है, मित्रा जी, फाउंडेशन जी। एंड देश मित्रा, वो भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। थोड़ा उसके बारे में बताइए, अपने फाउंडेशन के बारे में बताइए। बिफोर वी लीव आई वांट टू मेक पीपल नो कि कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं हम सब। देखो मानव मित्रा फाउंडेशन एक एनजीओ है, लेकिन एनजीओ से ज्यादा ये एक मंच है। जैसे मैंने कहा ना कि हम सब लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा। तो ये एक मंच है, एक जरिया है लोगों तक पहुंचने का और उनको जोड़ने का, उनको बताने का कि समस्या से रूबरू कैसे होना है, समस्या से हमने मिलकर कैसे जूझना है। तो इसी मित्रा फाउंडेशन के बेस पे ही हमने एक अलग मिशन चलाया है, मिशन पुकार। मिशन पुकार में है कि जानो, समझो और समझाओ। कि पहले क्या दिक्कत है उसको अपनी जानकारी ले लो, फिर उसके बाद उसको समझ लो और फिर लोगों को समझाओ, लोगों को अवेयर करो। हाँ, पहले सुनो कि क्या, हाँ, पहले सुनो कि क्या है, सुनो समझो और समझाओ। वेरी नाइस। तो प्रयास है, लेकिन अगेन वही बात है कि लोग बहुत ही गहरी निद्रा में सोए हुए हैं, बहुत ही गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। लोग इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। लोग किसी अलग ही दुनिया में, अलग ही मिथ्या में जी रहे हैं। उनका भी कसूर नहीं है मानव, उनको जो जिस चीजों में बिजी षड्यंत्र के तौर पे रखा हुआ है वो उसी षड्यंत्र का शिकार है। वो लोग बिजी हैं, उनको और ही चीजों में उलझाया हुआ है, उनको किसी और देखने ही नहीं देते। इतनी बड़ी समस्या मानव, और इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों में पता नहीं। सरकारें हैं, प्रशासन है, हर चीज है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने बुद्धिमान प्राणी है इंसान, ऐसा कैसे हो सकता है कि लोगों को पता ही नहीं इस बारे में? लोग अनजान है इस बारे में, मर रहे हैं, देख रहे हैं। कितना बड़ा षड्यंत्र है। और इससे जुड़े ये प्राकृतिक शोषण है एक ही रेस का उसी रेस के ऊपर। उन्हें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमें अपने लेवल पे जागरूक होना पड़ेगा। मेरा बार बार यही कहना है कि एक बार जागरूक हो जाओ, इसको क्लाइमेट चेंज को पहचानो, उसकी दिक्कतों को देखो कि ये क्या है। कहना कि हमारी फाइट सिर्फ अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज नहीं है, पर उन 5% लोगों के लिए उनके साथ भी है, बिल्कुल उनकी है, विचारधारा के भी वो है। उनको बदलना पड़ेगा। उन 95% लोगों की बात उनको आखिरकार सुननी पड़ेगी। वो अभी 5% क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 95% लोग सो रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें सुबह से लेकर रात तक की उनकी दिनचर्या बिल्कुल अलग है, वो उलझे हुए हैं। जिस दिन कोई क्लाइमेट इस तरह की कोई घटना घटेगी उस दिन वो मर जाएंगे। दूसरे सोचेंगे चलो ऐसा हुआ, वो वहां पे मर गए, किसी को कोई फर्क नहीं। फिर अगले दिन वो मर जाएंगे, फिर वो मर जाएंगे, ऐसे ही मर जाएंगे। क्या फायदा उस चीज का? कोई फायदा नहीं है। इतना बड़ा खतरा मानो, इतना बड़ा खतरा जिसमें आपके वजूद पे ही सवालिया निशान लग जाए और उसके बारे में हम बात ही ना करें, यह कितना की समझदारी का काम है? बताओ मुझे, कितना की समझदारी का काम है? और जबकि आपने हर क्षेत्र में क्रांति की है, हर क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन आपका स्वार्थ जिसकी वजह से ये सब घट रहा है। दैट्स वेरी सैड। मैं कई बार बच्चों के स्कूल में जाता हूँ, जब उनसे बातचीत करता हूँ, तो जो 5 साल का बच्चा है, 10 साल का है, 20-15 साल का है, टीनेजर है, मैं जब उनको देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब प्रकृति अपने प्रचंड रूप में होगी तो इन लोगों को कितना मुश्किल होगा मैनेज करना उस परिस्थितियों में। उनके सामने बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इनको समझना होगा अभी से, बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा, घर घर में बातचीत करनी पड़ेगी, क्लाइमेट चेंज के बारे में चीज़ें करनी पड़ेंगी, सक्रिय होना पड़ेगा और तभी बदलाव आएगा। बहुत बड़ा बदलाव चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ी क्रांति चाहिए, छोटी चीज़ नहीं है। क्योंकि ये जो स्वार्थ है और ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो हमारा सामाजिक ढांचा है, वो इस तरह का बन गया है कि हम बिल्कुल ही प्रकृति से कट गए हैं, बिल्कुल ही टूट गए हैं। कोशिश हमें ही करनी पड़ेगी, अपने से ही बदलाव लाना पड़ेगा, अपने आप ही लाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि जीत मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन कोई कोशिश ना करे ये तो गलत बात है।
विद बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना And- चाहिए। इंसान है तो इंसान का काम कोशिश करना है, एटलीस्ट अब तो अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा मानव भाई आपने, एंड थैंक यू सो मच, आप इस खास टाइम निकाल के यहाँ पर आए और इतनी इम्पोर्टेंट बातें, इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज पे बात की आपने। क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने बात की, मुझे भी पता है बहुत कुछ बातें हैं जो हमें करनी है इसके ऊपर। इट्स लाइक अ टिप ऑफ द आइसबर्ग मैं कहूँगा, अभी भी बहुत कुछ बिल्कुल मानव, ये बहुत लंबी चर्चा है, चेंजेस हो रहे हैं। हाँ ये बहुत लंबी चर्चा है ये। इसमें सिर्फ मोटा मोटा क्रक्स यही है कि धरती को बुखार हो चुका है, धरती का तापमान बढ़ गया है, अब धरती को दवा की जरूरत है। तो क्या ये दवा कोई और नहीं बनेगा, ये दवा हम स्वयं ही हमें बनना पड़ेगा, इसका इलाज ही हमें, क्योंकि ये बीमारी हमारे द्वारा ही पैदा की गई है। सो विद दैट थॉट प्रोवोकिंग नोट, मुझे लगता है आज का पॉडकास्ट हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, बट एक वादे के साथ कि इसको हम आगे भी बात करेंगे, इस इश्यू को यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बार बार बुलाता रहूँगा अपने पॉडकास्ट पे ऑलवेज, एंड बिल्कुल डीप, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं मानव जो वाकई में बहुत ब्रीफ, बहुत थॉरोली डिस्कस करने वाली हैं। यस, क्योंकि प्रकृति को समझना, प्रकृति के बैलेंस को समझना एक पॉडकास्ट में मुझे नहीं लगता हो पाएगा। थैंक यू सो मच मानव भाई, आप यहाँ पर आए। थैंक यू। एंड बस यही कहूँगा कि आपको अगर ये पॉडकास्ट से कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई जानकारी मिली है, तो इसको जितना हो सके आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपको क्या क्या लगता है कि और क्या क्या चेंजेस आपने अपने आसपास देखे हैं, अपने क्षेत्रों में देखे हैं, और क्या क्या सुझाव आप दे सकते हैं, वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये कोशिश है मेरी कि ऐसे टॉपिक्स पे मैं बात करता रहूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच मानव। एक चीज मैं और बोलना चाहूँगा मानव, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ें हमारे में, जो बातचीत हमारे बीच हुई अभी, तो अगर आप उस बातचीत को सुनकर उसकी खुद रील्स बनाएं, लोगों को उसके बारे में बताएं, या फिर अगर नहीं बता सकते, खुद रील्स नहीं बना सकते, तो इस बातचीत को शेयर कर दीजिए, आगे लोगों को बताइए। ये आपका फर्ज है, ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि सिर्फ जागरूकता ही है जो हमें इस बहुत बड़े संकट से बचाएगी। बिल्कुल सही, जैसे कि मानव भाई ने भी कहा, शेयर ज़रूर कीजिए, पॉडकास्ट को भी शेयर कीजिए, और इन्फॉर्मेशन को भी, जहाँ पर भी आप हैं, बैठे हैं 4 बंदों के साथ, तो इससे ज़्यादा कि आप कुछ रील की बात करें, कुछ फालतू बातें करें, जो मुद्दा है क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में बात कीजिए। एंड थैंक यू सो मच मानव भाई, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में।